Now we are starting with the second chapter of बेनिफिट. एफएम का हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं. इस चैप्टर में ना पर्टिकुलर फॉर्मेट है. अगर आपको फॉर्मेट बहुत इजीली समझाना तो ये चैप्टर आपको अभी इजी हो जाएगा. कंप्लीटली फॉर्मेट के ऊपर. चैप्टर का नाम है क्रेडिट मैनेजमेंट. क्रेडिट को ही बोला जाता है रिसीवेबल मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल? किसी को पता है क्या होता है रिसीवेबल? कोई बोल सकता है? रिसीवेबल मतलब मिलने का बाकी. तो ऑब्वियसली कैश मिलना बाकी है तो उनको क्या बोला जाता है? रिसीवेबल. इन शॉर्ट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट बेसिस टू आवर कस्टमर. जब हम लोग हमारे कस्टमर को गुड्स को सोल्ड करते हैं क्रेडिट बेसिस के ऊपर तो उनसे पैसा मिलने वाला है. तो वो जो डेटर्स है ना उन्हीं को बोला जाता है रिसीवेबल. क्लियर हो रहा है? तो डेटर इज आल्सो नोन एज अ रिसीवेबल. ये पॉइंट समझ में आया? डेटर मतलब क्लियर हुआ. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स को सेल कर रहे हैं. गुड्स को सेल करते तो दो टाइप होता है. एक कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है. कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? गुड्स को सेल किया, ऑन द स्पॉट पैसा लिया, ट्रांजैक्शन खत्म. बराबर है? बट समझ लो देयर इज अ मिस्टर ए. मिस्टर ए को हम लोगों ने 2 लाख का गुड्स सोल्ड किया बट क्रेडिट बेसिस पे. तो 2 लाख का तो गुड्स गया पर पैसा मिला है क्या? अभी तक नहीं मिला. बराबर ना? तो एज्यूम कर लो कि इसका पैसा हम लोगों को 1 मंथ के बाद मिलने वाला है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिस्टर ए हमारा रिसीवेबल है बिकॉज़ द मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए. मिस्टर ए से हम लोगों को पैसा मिलना बाकी है और वो कब कब मिलने वाला है उसका पीरियड डिसाइड है 1 मंथ. ओके. नॉर्मली क्या होता है ना, एक एग्जांपल बता रही हूं. सुन लो, आपके घर के सामने 2 शॉप है, शॉप ए एंड शॉप बी. शॉप ए के पास आप गए और बोला कि मुझे उधारी पे दो. उसने बोला नहीं, हम लोग आपको उधारी पे नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन करते हैं. ठीक है? ओके ठीक है. फिर आप बी पे गए, बी में आपने उधारी पे परचेस किया. समझ लो सेकंड टाइम ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है. सेकंड टाइम आपके पास कैश है, फिर भी आप किसके पास जाओगे? ए की बी. फर्स्ट टाइम आपके पास कैश नहीं था. अब ए में गए, मिस्टर ए ने आपको गुड्स नहीं दिए, बोला नहीं देंगे हम लोग तुम्हारे, और आपको भगा दिया वहां से. फिर आप मिस्टर बी के पास गए, बी से आपने 100 रुपीज का गुड्स दिया, उधार, बाद में उसको पैसे दिए. अब सेकंड टाइम आपको गुड्स परचेस करना, आप किसके पास जाओगे? ए के पास जाओगे कि बी के पास जाओगे? क्या करोगे आप? बी के पास जाओगे. क्यों? उधारी दिया ना हम लोगों को लास्ट टाइम. तो नॉर्मली क्या होता है ना, मार्केट में जब अगर हम लोग क्रेडिट बेसिस पे कुछ सेल करते हैं ना तो देयर इज अ चांसेस टू इंक्रीज द सेल्स. सेल इंक्रीज होने का चांसेस होता है. इसके लिए मार्केट में उधारी पे मतलब क्रेडिट चल रहा है, क्रेडिट पे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. क्लियर हो गया? तो ये कांसेप्ट है रिसीवेबल मैनेजमेंट का. अभी ठीक है, ये तो क्लियर है कि अगर हम लोग क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हैं तो सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस है. बट देयर इज अगेन चांसेस ऑफ बैड. अगर समझ लो हम लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई सेल्स नहीं बनेगा. फिर हमारे मैनेजमेंट ने सोचा कि लोग उधारी पे देना शुरू कर देते हैं और उन्होंने 1 मंथ का उधारी देना स्टार्ट कर दिया. तो करंटली वी आर वर्किंग विद द 1 मंथ क्रेडिट बेसिस पीरियड. मतलब हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सबको हम लोग 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देंगे और 1 मंथ के क्रेडिट पीरियड के ऊपर हमारा बिजनेस चल रहा है. बट फिर भी हम लोगों को सजेशन मिला कि यही पीरियड अगर 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ अगर ट्राई करके देखते तो शायद सेल और बढ़ेगा. राइट ना? मतलब क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में आपका सेल्स आपका क्रेडिट पीरियड कितने का है? बोलो 1 मंथ. यही हम लोगों ने सोचा कि इसको इंक्रीज करके 2 मंथ या तो 3 मंथ या तो 4 मंथ. ये हमारा प्रेजेंट पॉलिसी. ये हमारा कौन सा पॉलिसी है? प्रेजेंट पॉलिसी. कंपनी का प्रेजेंट पॉलिसी है कि जब भी कुछ सेल करेंगे क्रेडिट पीरियड अवेलेबल करके 1 मंथ का देंगे कस्टमर को. तो 1 मंथ के अंदर कस्टमर आपको पैसे पे करेगा. नाउ मैनेजमेंट डिसाइडेड दैट ये इंक्रीज करके देखते हैं क्रेडिट पीरियड तो शायद हमारा सेल क्या हो सकता है? बढ़ सकता है. बराबर है? तो हम लोग ने सोचा कि 2 मंथ का रखे कि 3 मंथ का रखे कि 4 मंथ का रखे. मींस वी आर हैविंग ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एज वेल एज वन ऑप्शन 3. इनमें से बेस्ट वन चॉइस करना है. और ये कैसे चॉइस करना है ना, इस चैप्टर में समझ में आया. रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो जो आप क्रेडिट पीरियड ऑफर कर रहे हो वो कितने मंथ्स का होना चाहिए, वो जो हम लोग मैनेज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है वो करना, मतलब रिसीवेबल मैनेजमेंट. मीनिंग क्लियर हो गया? तो रिसीवेबल का मतलब क्लियर है. रिसीवेबल मतलब मींस योर डेटर जिनसे हम लोगों को पैसा मिलने वाला है उसको बोला जाता है रिसीवेबल. ओके. अभी देखते हैं अगर हम लोगों ने गुड्स को सेल किया उधारी पे, then we can say that there is some cost increase. कुछ कॉस्ट इंक्रीज होता है. क्या? सिंपल. आप उधारी पे सेल कर रहे हो तो कलेक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है. कलेक्शन कॉस्ट का मतलब क्या? कि जिनको आपने उधारी के लिए आपको उनके पास जाओ, पैसा कलेक्ट करो, इसके लिए पर्सन को रखा, उसको सैलरी दे दो, उसको ट्रैवलिंग का अलाउंसेस दे दो. तो देयर कैन बी द चांसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ कलेक्शन कॉस्ट बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड. हो सकता है. ओके. तो क्या क्या कॉस्ट जनरेट हो सकता है व्हेन यू सेल योर गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस? पहला कॉस्ट कलेक्शन कॉस्ट हो सकता है. सेकंड कॉस्ट हो सकता है हम लोगों का डिफॉल्ट कॉस्ट.
डिफॉल्ट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज अ बैड डेट्स। इसी को क्या बोला जाता है? ओके, अभी बैड डेट्स का मीनिंग आप मुझे समझाओ। व्हाट बैड डेट्स इज व्हाट? सेल किया, पैसा मिल रहा है क्या? नहीं। जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड रहेगा ना उतना उधार बैड डेट्स का चांसेस ज्यादा होंगे, बराबर है? तो जैसे कि पहले मंथ का दे रहे तो शायद पैसा टाइम पे मिल जाए, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हो गया, जितना हमारा क्रेडिट पीरियड इंक्रीज होगा देयर इज चांसेस ऑफ बैड डेट्स। तो वो बैड डेट्स भी तो हो सकते हैं, तो वो भी कंसीडर करना है व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर पीरियड। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज वी कैन से दैट कमीशन। व्हाट इज अ डेली? अच्छा, कमीशन पता है, नॉर्मल कमीशन सबको पता है। नाउ वैल्यू क्रेडिट कमीशन क्या होता है? वैल्यू क्रेडिट कमीशन ये भी सिखाया तुमने इसमें के थर्ड सेमेस्टर में। अच्छा ठीक है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा बिजनेस है, हम लोगों ने एक पर्सन को रखा, वो एज ए एजेंट काम कर रहा है और उसने अपने गुड्स थाने एरिया में सेल किए। तो अभी वो सेल करेगा तो वो मेरा पार्टनर नहीं है, तो अगर वो हमारा पार्टनर नहीं है तो उसको हम लोग प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं क्या? नहीं। ऑब्वियसली बट वो काम कर रहा है हमारे लिए तो हम लोग उसको कुछ ना कुछ पे करेंगे। तो जो उनको पेमेंट करेंगे दैट इज नोन एज अ कमीशन। उसको क्या बोला जाता है? कमीशन। तो मिस्टर ए एजेंट है, वो हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट एरिया में सेल कर रहा है और हम लोग उसको सेल के ऊपर कमीशन देंगे, ये नॉर्मल कमीशन है। अभी सोचो आप, मिस्टर ए ने गुड्स थाने एरिया में सेल किया, कुछ गुड्स कैश बेसिस पे, कुछ गुड्स क्रेडिट बेसिस पे। अभी मिस्टर ए ने वहां के कस्टमर को सेल किया, वो कस्टमर आपको पता है क्या? हम लोगों को पता है क्या? नहीं। तो देयर पे भी तो चांसेस अगेन, अगर मिस्टर ए ने थाने एरिया में जाके कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को उधारी पे सेल किया तो वो उधारी का पैसा डूबने का चांसेस भी हो सकता है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, हम लोगों ने एजेंट, वी आर बिजनेसमैन, हमारा बिजनेस है, हम लोगों ने एजेंट को अपॉइंट किया। हम लोगों ने डिसाइड किया एजेंट को ऑफर दे देते हैं कि एजेंट जो भी गुड्स सेल कर रहा है क्रेडिट बेसिस पे, उसके ऊपर तो उसको कमीशन मिल रहा है, नॉर्मल कमीशन, बट वो क्रेडिट बेसिस का जो सेल है उसका बैड डेट्स का रिस्पांसिबिलिटी मिस्टर ए लेगा। हम लोगों को कोई लेना नहीं है, पैसा मिला नहीं मिला, हम लोग पैसा पूरा ले लेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में ओनर एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन ऑफर करता है, दैट कमीशन इज नोन एज अ देन क्रेडिट कमीशन। क्लियर है? मतलब इफ एजेंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बैड डेट्स, एजेंट मिडलमैन है, वो सामने कस्टमर को बेच रहा है उधारी पे, अगर बैड डेट्स हो गया तो इसका रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? एजेंट लेगा, रेडी एजेंट लेने के लिए। ओके, ऐसे सिचुएशन में एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है एंड दैट कमीशन इज नोन एज अ डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन। तो दिस इज आल्सो आवर एक्सपेंसेस, ये भी तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, वी आर द बिजनेसमैन, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो अगर हम लोगों ने उधारी पे सेल किया तो ये भी हमारा खर्चा बढ़ सकता है, यस और नो। एंड नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। अगेन इफ यू आर अ सेलर, सोचो कि हम लोग ने 2 लाख का गुड्स कैश बेसिस पे सेल किया, इसका मतलब गुड्स आर गोज आउट एंड कैश इज व्हाट? कम्स इन। तो 2 लाख का पैसा ऑन द स्पॉट मिला, कोई टेंशन है नहीं। इस 2 लाख को हम लोग कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? इन्वेस्टमेंट का जो रेट है ना वो है 10%। मतलब ये जो 2 लाख आपको अभी के अभी मिला, वो 2 लाख को मैंने 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया 10% के रेट से, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। अगर समझो यही ट्रांजैक्शन 2 लाख का मैंने किसी और के साथ क्रेडिट पे किया, मतलब उधारी पे किया, तो क्या होगा? 1 महीने का पीरियड है उधारी का, गुड्स तो बेचा, 2 लाख का गुड्स गया, पैसे मिले क्या? कब मिलने वाले? 1 मंथ के बाद। तो ये 2 लाख का फंड हमारा 1 महीने के लिए ब्लॉक हो गया, हाँ या ना? वही अगर कैश ट्रांजैक्शन होता तो उस पैसे को लोग इंटरेस्ट पे रख सकते थे और इंटरेस्ट मिलता था। तो ये जो लॉस हो रहा है हमारे लिए ना, उसके रेट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज़ व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट बेसिस ना, 2 मंथ का पीरियड दे रहे हो, 3 मंथ का पीरियड दे रहे हो, तो उतना फंड आपका ब्लॉक हो जाता है वहां पे। तो वो फंड ब्लॉक हो गया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो दैट इज आल्सो कॉस्ट फॉर अस एंड दैट कॉस्ट इज नोन एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो रहा है? मतलब गुड्स सोल्ड करना कैश बेसिस पे अलग है, फिर वही गुड्स अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड करना स्टार्ट किया या तो ये क्रेडिट पीरियड इंक्रीज किया तो देयर में भी चांसेस ऑफ सम एक्सपेंसेस, उसमें से कलेक्शन कॉस्ट था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ सकता है, बैड डेट्स हो सकते हैं, दैट इज अ डिफॉल्ट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है। तो ये सारे कॉस्ट मैनेज करके हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है एंड दैट ऑप्शन वी हैव टू सिलेक्ट। और वो कैसे करना है वो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। समझ में आ? What is the receivable management concept? Now in this chapter we are having the 2 tables, 2 format और दोनों format हम लोग देखेंगे। पहला format ओपन करो, आपके पास format है कि नहीं? Yes or no? Now we are having a format.
ये फॉर्मेट है। हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज when in your question fixed cost and variable cost both information is given, तो this one ये variable cost है, ये fixed cost है, दोनों information क्वेश्चन में दिया है तो फर्स्ट फॉर्मेट बनेगा, and sometime fixed cost information is not given तो सेकंड फॉर्मेट बनेगा। बस इतना ही है। ओके, अभी देखो कॉलम्स किस तरह से आते हैं। प्रेजेंट पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी आज के डेट में क्या क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पॉलिसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के डेट में अभी करंटली 1 मंथ का उधारी दे रहे हैं, तो 1 मंथ इज योर प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी। ओके, एंड फिर अभी हम लोगों ने क्या सोचा है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। ऑप्शन 1 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितना क्वेश्चन में दिया है उतने ही ऑप्शन के कॉलम बनेंगे। बट ये प्रेजेंट पॉलिसी एंड पर्टिकुलर कॉलम इज अ फिक्स्ड। क्लियर हो गया? ओके, अब सबसे पहला वाला है डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या, उधारी का पीरियड। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। ये मंथ में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है और वीक्स में भी हो सकता है। पता है तुम लोगों को, बराबर ना? मंथ में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, या तो वीक्स में भी हो सकता है। राइट, जो दिया रहेगा यहाँ लिखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 मंथ है तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कुछ सोचने का खुद से जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? ओके, अब फॉर्मेट में नेक्स्ट इज व्हाट, सेल्स। सेल्स आपको सबको पता है, दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, जो दिया है वो कॉपी करो। तो सेल्स का इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा प्रेजेंट पॉलिसी का, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सम टाइम परसेंटेज में दिया होता है, सम टाइम पर यूनिट में दिया रहेगा। पर यूनिट दिया रहेगा तो पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, यू गॉट द अमाउंट। यस और नो? और वही वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहेगा तो दिस परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स एंड ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गॉट कंट्रीब्यूशन। ये कौन समझ में आया? अब कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अभी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट में आई होप आपको डिफरेंस पता है। Variable cost is a cost which is completely depend upon your production. Production increases, cost will also increases. Yes or no? Production increase हो रहा है तो cost भी क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा। और production अगर decrease हो रहा है तो cost भी क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा। This type of cost is known as a variable cost. And fixed cost का मतलब क्या होता है? ऐसा cost जो completely fixed है। Production increase होने दो, decrease होने दो, cost same ही रहेगा। That cost is known as a fixed cost. तो फिक्स का जो यहाँ पे है ना वही सारे सिचुएशन पे सेम आएगा। यस और नो? समझाने में समझा? ओके, फिर कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे और तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। राइट, समझा? इन डाउट इन दिस पॉइंट इज व्हाट, सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करो, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यहाँ तक तो समझा? अभी कुछ डाउट है? ओके, अब यहाँ तक का ना पॉइंट ना डिफरेंट है, उसके आगे अलग। तो पॉइंट नंबर ए इज अ ओ, क्लियर? पॉइंट नंबर बी इज अ व्हाट, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, वे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल है, यहाँ का फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लो, यू गॉट द टोटल कॉस्ट, जो आपको बस यहाँ लिखना है। ये पॉइंट समझ में आया? ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। जब आप उधारी पे सेल करते हो तो फंड्स ब्लॉक होता है, तो कितना ब्लॉक हुआ है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। उसको बोलते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। रिसीवेबल का हमारा कितना पैसा ब्लॉक हुआ है, ऑलराइट है? ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट, मतलब यहाँ का टोटल कॉस्ट यहाँ लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय डेब्ट कलेक्शन पीरियड जो यहाँ लिखा हुआ है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, एंड डिवाइडेड बाय, अभी देखो डेब्ट कलेक्शन पीरियड अगर मंथ में है तो डिवाइडेड बाय 12, डेब्ट कलेक्शन पीरियड अगर वीक्स में है तो डिवाइडेड बाय 52, एंड डेज में तो डिवाइडेड बाय 365। ये कैलकुलेट करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे देन वी गॉट व्हाट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। मतलब हमारे रिसीवेबल में डेटर में ऑन एन एवरेज कितना फंड ब्लॉक है वो हम लोगों को पता चलेगा। समझ में आया जो बोला वो? तो दिस इज अ पॉइंट नंबर बी। तो दिस आल्सो ओवर। ए फॉर्मेट सिंपल था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। ए फॉर्मेट इज ओवर। बी फॉर्मेट में क्या किया, टोटल कॉस्ट लिखा एंड इसी टोटल कॉस्ट को लेके एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट किया। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट, मतलब क्या, प्रेजेंट पॉलिसी कहते हैं हमारा ओनली वन मंथ है। नाउ वी वांट टू इंक्रीज आवर क्रेडिट बिकॉज़ वी वांट टू इंक्रीज आवर सेल्स। हम लोग ये सोचते हैं कि क्रेडिट पीरियड बढ़ा देंगे तो शायद सेल्स और बढ़ेगा। टीसीएफ में डेटर कलेक्शन पीरियड, ये डेटर कलेक्शन पीरियड, ये वाला पीरियड बढ़ाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट, डेटर कलेक्शन पीरियड अगर 1 मंथ का है तो कॉस्ट जो भी है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा, हाँ, टोटल कॉस्ट। फिर डेटर कलेक्शन पीरियड में 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12, मंथ में तो डिवाइडेड बाय, यहाँ तक क्लियर है? तो पॉइंट नंबर यहाँ से समझ में आया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट। हमारा जो प्रेजेंट पॉलिसी है वो कितने मंथ का है, 1 मंथ का।
अभी हम लोगों ने पीरियड इंक्रीज किया बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज आवर सेल्स, यस और नो। पीरियड इंक्रीज कर रहे हो, पीरियड 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ दिया। अभी अगर हमारा क्रेडिट पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी जनरेट हो जाएगा। उसमें से सबसे पहला वाला कॉस्ट कौन सा आता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो परसेंटेज है 10%, 5%, 15%, एंड ये परसेंटेज आपको निकालना चाहिए डी के ऊपर, इस वाले अमाउंट पे। दैट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑन रिसीवेबल। क्लियर? तो उतना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसके लिए। फिर बैंक डेट्स, ये अमाउंट में दिया रहेगा, ये परसेंटेज में दिया रहेगा, तो हमेशा सेल्स के ऊपर निकालो। तो यू वांट अ बैंक डेट्स, लॉसेस इन मार्केट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन कॉस्ट, दिस इज आल्सो कॉस्ट। अब देखो 1 2 3 ये कॉस्ट है, इनका केवल का टोटल, दैट इज द टोटल कॉस्ट, दैट इज द सी। अब ये प्रॉफिट हुआ था पॉइंट ए में, उसमें से कॉस्ट जनरेट हो रहा है, माइनस करो, ये वाला नेट प्रॉफिट। समझ में आया? तो प्रेजेंट ऐसे सारे पॉलिसीज का निकालना है नेट प्रॉफिट। अब हम लोगों को चाहिए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का मतलब क्या? प्रेजेंट पॉलिसी के कंपैरिजन में ऑप्शन में प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? ऑप्शन का नेट प्रॉफिट माइनस प्रेजेंट पॉलिसी का नेट प्रॉफिट, दैट इज ऑप्शन माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। ये सब में और समझेगा अच्छे से। क्लियर हो गया? फॉर्मेट बहुत सिंपल है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी सी। ए में आपको क्या निकालना है? बी में क्या निकालना है? हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, बराबर है। ये होने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट टाइम चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग क्रेडिट, मतलब ये एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऊपर वाले प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो रहेगा हमारा नेट प्रॉफिट। बस नेट प्रॉफिट तक समझ में। यहां तक फॉर्मेट क्लियर हो गया? कब का? किसी को कुछ डाउट है क्या? मैंने बोला इजी है यहां तक, ओके। अब सेकंड में मैंने क्या बोला था, बस इसी में ध्यान दो। व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गिवन, सो जो आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ये फॉर्मेट यही करना है। बाकी सब सेम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू गॉट व्हाट? कंट्रीब्यूशन, खत्म। बिकॉज़ फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गिवन मींस कंट्रीब्यूशन इज योर प्रॉफिट, इतना ही होगा, ओके। अब यहां पे क्या लिखते हो? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? तो कौन सी कॉस्ट है आपके पास? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? टोटल कॉस्ट तो है नहीं, तो इसके दो ऑप्शंस हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट लेके सम करो या तो सेल्स लो। नॉर्मली सेल्स दिया जाता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो सेल्स लेके सम करो। समझा मैंने क्या बोला? नॉर्मली अभी तक यहाँ पे क्या था? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बट व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गिवन, तो आप ये कैलकुलेशन किसके ऊपर करेंगे? ये कैलकुलेशन सेल्स के ऊपर किया जाएगा, क्योंकि सेल्स के ऊपर अपना पैसा अपना ब्लॉक है ना, इसलिए सेल्स। बट अगर समझ लो उन्होंने क्लियरली बोला है कॉस्ट के ऊपर निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर निकालना है। समझ में? बाकी सब सिमिलर, दो चेंजेस। इजी था फॉर्मेट? क्लियर? अच्छी तरह से समझा? तो क्रेडिट मैनेजमेंट था, हेवी जो था कंप्लीट। ये दो फॉर्मेट अगर आपको आया अच्छी तरह से समझ में, आगे का चैप्टर ये बहुत कल से हम लोग इसको समझेंगे। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.